हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956। 1956 में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएगी वो क्या थी, उसको डिस्कस करेंगे। उसके फीचर्स क्या थे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिस हिसाब से अपने पेपर में लिखना है, मैंने उसी हिसाब से इसको अटेम्प्ट किया हुआ है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। A new and comprehensive industrial policy was announced in 1956। तो 1956 में 48 के बाद एक ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लॉन्च की गई, सरकार ने अनाउंस की। क्या क्या था इसमें? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी वर एक्सेलरेशन ऑफ द रेट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज, रिडक्शन इन income and wealth inequalities and checking of concentration of monopoly and economic power। तो बेसिकली ये पॉलिसी जोर लगाती थी कि देश की तरक्की हो, ओवरऑल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो और बेसिक इंडस्ट्रीज को बनाया जाए, मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को बनाया जाए, इनइक्वालिटीज कम हो और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ फ्यू हैंड्स में हो रही है, जो मोनोपलाइज्ड टाइप के काम हो रहे हैं, उनके ऊपर कंट्रोल रखा जा सके। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आ जाता है वो मैंने फीचर्स के अंदर डिस्कस किया गया। तो फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लार्ज इंडस्ट्रीज वर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आ जाता है पब्लिक सेक्टर। अंडर शेड्यूल ए के अंदर 17 इंडस्ट्रीज वर एनलिस्टेड फॉर पब्लिक सेक्टर। 17 टाइप की इंडस्ट्रीज सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए डिक्लेयर कर दी गई कि ये 17 टाइप के काम सिर्फ सरकारी कंपनियां ही करेंगी। दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड such industries as arms and ammunitions, atomic energy, iron and steel, heavy machinery, heavy electrical parts, mineral oil, coal, air transport, railway transport, shipping, telephones, wireless apparatus, copper, lead and zinc mines, generation of electricity, etc etc। तो ये सारे काम तकरीबन प्राइवेट सेक्टर से लेके पब्लिक सेक्टर को दे दिए गए कि ये सारे काम पब्लिक सेक्टर करेगा। समझ गई बात? सेकंड आ जाता है पब्लिक कम प्राइवेट सेक्टर। ऐसे काम जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों करेंगे। अंडर शेड्यूल बी 12 इंडस्ट्रीज वर इंक्लूडेड। 12 टाइप की इंडस्ट्रीज इंक्लूड की गई। दीज इंडस्ट्रीज वर टू बी प्रोग्रेसिवली state owned and in the setting up of new undertakings normally government was to take the initiative। नॉर्मली इस टाइप के काम पब्लिक प्राइवेट दोनों करेंगी, बट ज्यादातर पब्लिक सेक्टर को जोर दिया गया प्रोग्रेसिवली कि ये स्टेट ओन्ड होनी चाहिए। हाउएवर प्राइवेट एंटरप्राइजेस वुड आल्सो बी गिवन अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप इन दिस सेक्टर। तो ज्यादातर तो सरकार ने ये काम किया, मगर सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप लोग भी ये काम कर सकते हो। इट इज होप दैट द प्राइवेट एंटरप्राइजेस वुड सर्व एज सप्लीमेंट्री टू स्टेट एंटरप्राइजेस। तो ये होप किया गया कि जब प्राइवेट सेक्टर के लिए ये फील्ड्स खोली गई तो प्राइवेट सेक्टर भी आएगा और सरकार के साथ कंपटीशन करेगा, तो एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। In this schedule, industries included are aluminium, machine tools, drugs, chemical fertilizers, road and sea transport, minerals, etc etc। तो सॉरी, तो इस स्केड्यूल में, बी स्केड्यूल में 12 टाइप के काम पब्लिक सेक्टर तो मेनली कर ही रहा है, मगर प्राइवेट सेक्टर के लिए भी वो फील्ड्स खोल दी गई ताकि प्राइवेट सेक्टर भी आए और थोड़ा कंपटीशन बढ़े। ठीक है। तीसरा आ जाता है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर। तो अंडर शेड्यूल सी all remaining industries not included in the above two categories are included। तो जो ए और बी शेड्यूल में इंक्लूडेड नहीं है वो इसमें इंक्लूड कर दी गई। देयर एस्टैब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट वर बोथ लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, बट it will have to operate in conformity with the economic and social policies of the state। तो इस टाइप की कंपनीज सरकार ने कहा कि ये फला फला काम जो पहले ऊपर दो काम मैंने डिस्कस किए, इनके अलावा जो भी बाकी बचे हुए काम है वो मैंने प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिए। बट प्राइवेट सेक्टर जो भी काम करेगा, ऑपरेट करेगा, जिस हिसाब से वो जो भी सरकार पॉलिसीज बनाएगी, इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज, उसी हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को चलना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाता है फेयर ट्रीटमेंट टू प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को एक फेयर ट्रीटमेंट मिलता है इसमें। प्रोविजंस हैज बीन मेड अंडर दिस पॉलिसी टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बाय गिविंग देम फैसिलिटीज ऑफ पावर, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस। तो उनको भी, प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए भी ये पावर, ट्रांसपोर्ट एंड फाइनेंस की फैसिलिटीज दी जाती हैं। गवर्नमेंट विल नॉट अडॉप्ट एनी डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी अगेंस्ट प्राइवेट सेक्टर एंड इट विल बी गिवन फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट। तो उसको भी फेयर एंड इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी कि पब्लिक सेक्टर में हम ज्यादा काम करें और प्राइवेट सेक्टर को मतलब डिस्क्रिमिनेट करें, ऐसा कुछ नहीं होगा, फेयर ट्रीटमेंट दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। एन इंपॉर्टेंट रोल वाज असाइन्ड
to cottage and small scale industries, as these industries have potential to generate more and quick employment, remove inequalities in the distribution of wealth and make proper use of local capital. तो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज को इंपॉर्टेंस दी गई क्योंकि लोकल रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल हो जाता है इन छोटी छोटी कंपनीज में, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन काफ़ी अच्छी हो जाती है और इनइक्वालिटीज़ को रिमूव करती है. गवर्नमेंट मेड एफर्ट्स टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज. तो सरकार ने इन इंडस्ट्रीज को एनकरेज करने के लिए लोन्स वगैरह दिए, जगह भी दी, तो काफ़ी फैसिलिटीज़ दी ताकि ये टाइप की कंपनीज एनकरेज हो सके. फोर्थ पॉइंट आ जाता है इसमें बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. In order to check the unbalanced growth of industries in different parts of the country, special provisions have been made in this policy. तो inequality of regional inequality को remove करने के लिए जो पिछड़े हुए इलाके थे वहाँ पे भी सरकार ने कंपनियां खोलने के लिए सब्सिडीज वगैरह प्रोवाइड करी ताकि वहाँ पे भी कंपनीज खोलें जाके. Those regions which are industrially backward will receive priority in the establishment of new industries. नई इंडस्ट्रीज खोलनी है तो जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए सरकार ने स्पेशल फैसिलिटीज दी. मोर एंड मोर फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन दीज रीजन्स. क्या पता सब्सिडीज दी गई हों, सस्ते में ज़मीनें दी गई हों, टैक्स हॉलीडे, टैक्स माफ़ किए गए हों. समझ की बात. फिफ्थ पॉइंट आ जाता है टेक्निकल एंड मैनेजरियल पर्सोनल. वेरी इंपॉर्टेंट. अरेंजमेंट विल बी मेड to impart technical and managerial training to the personnel of both the public and private sector. जो भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में जो स्टाफ वगैरह लगा हुआ है उसको टेक्निकल नॉलेज या मैनेजरियल स्किल्स देनी, उनको पढ़ाना वगैरह. समझ की बात. उनको गाइड करना, ये भी मेन काम रहा. स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज etc. will be started in the industries to meet the requirements ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स. तो उस टाइम पे जो मैनेजरियल पर्सोनल्स या टेक्निकल स्टाफ था उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए कोर्सेज वगैरह शुरू किए गए, स्पेशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह लेके आए सरकार ताकि उनका काम करने की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाए. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर एमिनिटीज़ फॉर लेबरर्स की हेल्प करने के लिए उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी गई. अंडर दिस पॉलिसी अरेंजमेंट्स वर मेड टू प्रोवाइड प्रॉपर एमिनिटीज़ फॉर लेबरर्स लाइक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स या पेंशन बेनिफिट्स उनको दिए गए. स्पेशल एफर्ट्स वर मेड टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लेबरर्स एंड टू इम्प्रूव देयर वर्किंग कंडीशन. तो सरकार ने स्पेशल एफर्ट मारे कि लेबरर्स को अच्छी तनख्वाह दें ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाए और उनकी वर्किंग कंडीशंस अच्छी हो जाएं. इट वाज resolved to give opportunities to the laborers to participate in the management. तो सरकार ने लेबरर्स की जो मैनेजमेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए भी काफ़ी जोर लगाया कि लेबरर्स के भी कुछ जो नुमाइंदे होंगे, जो पर्सन्स होंगे, जो उनके लीडर होंगे, वो भी मैनेजमेंट में बैठेंगे और डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाएंगे. नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस. जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनको अच्छे से मैनेज किया गया. इन दिस पॉलिसी एम्फेसिस वाज प्लेस्ड on the importance of need for efficient management of the public enterprises. तो जो सरकारी कंपनियां हैं उनकी मैनेजमेंट अच्छे से करने पे पूरा जोर दिया गया. एफिशिएंट मैनेजमेंट होएगी उनकी तभी काम अच्छा चलेगा, तभी वो प्रॉफिटेबल होंगी. इट वाज होप दैट दीज पब्लिक एंटरप्राइजेस वुड बी अ सोर्स ऑफ एडिक्वेट रेवेन्यू टू द स्टेट एंड मेक प्रॉपर यूज ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज. तो अगर अच्छी मैनेजमेंट होगी, कंट्री के रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करेगी और एक हेल्दी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है सरकार के लिए. नेक्स्ट आ जाता है फॉरेन कैपिटल. वेरी इंपॉर्टेंट. Several modifications were introduced in the policy concerning foreign capital. Foreign capital को जो है काफ़ी ज़्यादा उनको मॉडिफिकेशन की गई कि कहाँ कहाँ किन किन सेक्टर में आ सकते हैं, किन किन सेक्टर्स में नहीं आ सकते. Many concessions were offered to attract foreign capital on a large scale. तो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज में उनको एनकरेज करने के लिए उनकी इक्विटी लिमिट वगैरह बढ़ाई गई. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्लेक्सिबल. अंडर दिस पॉलिसी लिखना था, यहाँ मैं लिख लेता हूँ. अंडर दिस पॉलिसी the government was empowered to go in for any kind of industrial production. तो सरकार कई टाइप की प्रोडक्शन कर रही थी. सरकार ने ऐसी कंपनियां खोलनी कि ब्रेड और जूते भी खुद ही बनाने लग गई. ठीक है. द डिवीजन of the industries into 3 categories under this policy was not rigid. तो इसमें ये बताया गया कि सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल था और रिजिड सिस्टम नहीं था. इट वाज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी चेंज्ड बाय द गवर्नमेंट इफ सो नीडेड. तो सरकार टाइम टू टाइम पे नई नई पॉलिसीज लेके आएगी इस सिस्टम को चेंज करने के लिए. तो सिस्टम काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा गया. आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. चैप्टर का नाम था इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. और नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1977. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.